हेलो क्लास, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 कोड के लिए तैयारी करते हैं। हमारा टारगेट जून 2025 है। कॉमर्स में नेट JRF सेट की हम तैयारी करते हैं। आज हम करेंगे क्लास 2। हम कर रहे हैं यूनिट 2 जो है आपकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसकी हम आज क्लास 2 करेंगे। इसकी हमने एक की क्लास अभी करी है। जिनको PDF चाहिए रहेगा, जब क्लास लगती है उसका PDF आपको टेलीग्राम पर जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो PDF के लिए। जिनको प्रीवियस क्लासेस देखनी है वो प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। वहाँ से आप जो है वो प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कौन सी बात बोली गई है, क्या बात जो है आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ है। तो यहाँ से आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। इसमें बेसिकली आपको ज़्यादा ब्रीफली याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ यही देखना पड़ेगा कि कौन सा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसी चीज़ बोलता है। मेन जो हेडलाइन है आपकी वही आपको याद करनी है। बीच में ब्रीफली यहाँ से कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1012 to 115 तक आपके हैं। ठीक है, जो कवर करते हैं वाइड रेंज ऑफ अकाउंटिंग टॉपिक्स। मतलब इसके बीच में क्या बताया जाता है कि जो भी आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है, ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, अकाउंटिंग टॉपिक्स होते हैं, उनको कवर किया जाता है कि कौन सी चीज़ को किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाएगी, अकाउंटिंग टॉपिक्स को किस तरह से कवर किया जाएगा। ये सब चीज़ें आपकी जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताई गई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 क्या बोलता है। फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया जाएगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 के अकॉर्डिंग। कोई नई एंटिटी होगी, कोई नया बिजनेस होगा, कंपनी होगी, तो जब भी न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अडॉप्शन किया जाएगा वो आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 में आएगा। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है, प्रोवाइड करवाना है द गाइडलाइन फॉर एंटिटीज अडॉप्टिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई भी एंटिटी है जब वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अपना रही है, उसको फॉलो कर रही है, तो फर्स्टली उसको आपको क्या करना है, गाइडलाइन प्रोवाइड करवानी है। ये सब काम आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 में किया जाता है कि कोई भी नई एंटिटी जब आएगी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अपनाएगी, तो उसके लिए उसको अपनाने के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करवानी है। इसके अंदर की पॉइंट्स देखते हैं। ये हेल्प करता है एंटिटीज़ को ट्रांजिशन फ्रॉम द प्रीवियस अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, जो आपके गैप के अंदर बोले गए हैं। तो जो हमने कल देखा था, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को गैप के अंडर दिया गया है। तो ये ट्रांजिशन प्रीवियस अकाउंटिंग फ्रेमवर्क इनको जो है प्रोवाइड करवाते हैं कि पुराना पूंजी ढांचा आपका कैसा है, फ्रेमवर्क कैसा है, ढांचा कैसा है, संरचना कैसी है, उसके बारे में ये आपको जानकारी देते हैं। एंटिटीज मस्ट प्रिपेयर अ रिकॉन्सिलाइजेशन ऑफ इक्विटी under the previous framework and Indian accounting standard as of the date of transition. A set of exemption and expectations are provided allowing entity to avoid. तो मतलब कि इसके अंदर बेसिकली आपको ये बताया जाता है कि जो भी आपकी न्यू एंटिटी होगी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अपनाएगी, वो किस तरह से अपनाएगी, उसके लिए ट्रांसपेरेंसी आपकी होनी चाहिए। प्रीवियस फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा एंटिटीज़ का। ठीक है, ताकि आप अच्छे से रूल्स रेगुलेशन जो है उसको फॉलो करके आप अच्छे से अपना एक ट्रांजेक्शन आप कर सको, या जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसको फेयर वैल्यू आप प्रोवाइड करवा सको। उसके बाद सेकंड आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102 के अंदर बोला गया है शेयर बेस्ड पेमेंट। जो भी शेयर से रिलेटेड पेमेंट की जाएगी उस सब की जानकारी जो है आपको यहीं से मिलेगी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102 से। शेयर बेस्ड पेमेंट, बेसिकली आपको इस पर क्या याद रखना है, शेयर बेस्ड पेमेंट, यही चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन सी चीज़ 102 में बोली गई है। शेयर बेस्ड पेमेंट की बात आपकी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102 में बोली गई है, जिसका पर्पस क्या है, डील करना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट। जब भी आपकी कोई शेयर से रिलेटेड पेमेंट होती है, उसके संबंधित जो भी आपके ट्रीटमेंट होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, उससे डील करने का काम आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102 करता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है की पॉइंट्स क्या रहेंगे इसके अंदर आपके, रिकॉग्नाइज द एक्सपेंस रिलेटेड ऑफ शेयर बेस्ड कंपनसेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस स्टैंडर्ड कवर स्टॉक ऑप्शन शेयर अप्रिसिएशन राइट ऑफ द शेयर। मतलब जितना भी शेयर से रिलेटेड है, आप शेयर इशू कर रहे हो, आप शेयर फॉरफिट कर रहे हो, या कुछ भी आप कर रहे हो, उससे रिलेटेड सारी डील्स कौन करेगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102 करेगा। ठीक है,
इसके बाद आपके पास आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103, जो है आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये क्या बात करता है? ये बात करता है बिजनेस कॉम्बिनेशन की। ये प्रोवाइड करवाता है आपको गाइडेंस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। बिजनेस कॉम्बिनेशन जब भी आपके होते हैं तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है उसकी गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं आपको, ठीक है। और क्या है आपका नेक्स्ट है आपके पास इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 104, जो है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये किसकी बात करते हैं? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की ये बात करते हैं, डील्स करते हैं अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से। इनका पर्पस है कि जो भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसका अकाउंटिंग, उसकी डील कौन करेगा, अकाउंटिंग कौन करेगा, आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 104। याद क्या रखना है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किस हेड के अंडर आपके आते हैं, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 104 जो आपका है उसके अंदर आपका आता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। बस यही आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 105, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। मतलब नॉन करंट एसेट अगर आप सेल करते हो, हेल्ड करते हो सेल करने के लिए, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस होते हैं वो आपकी, उसकी बात किस में बोली गई है? 105 के अंदर। ये कवर करता है अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर अ सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ऐसे एसेट की ये बात करता है जो नॉन करंट एसेट्स हैं और जो आपकी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के अंदर आती है, उसकी ये बात करता है। उसके बाद आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 106, एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवेल्युएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। 106 में बात की गई है आपकी एक्सप्लोर करना है एंड इवेल्युएट करना है आपने मिनरल रिसोर्सेज को। मिनरल रिसोर्सेज अब आपके कौन से होते हैं? वो जो खनिज पदार्थ आपके होते हैं उसकी बात किसमें की गई है? उनको एक्सप्लोर करना है, कोई नया है या उसको इवेल्युएट करना है, उसकी बात आपकी 106 में बोली गई है। इसका पर्पस क्या है? प्रोवाइड करवाना है गाइडलाइंस फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड इवेल्युएशन कॉस्ट रिलेटेड टू मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जितनी भी आपकी कॉस्ट होती है उसको एक्सप्लोर करना है, इवेल्युएट करना है, ये उसके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करवानी है। ये काम आपका 106 के अंडर आपका आता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 107। 107 में क्या बात की गई है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डिस्क्लोजर की। किस तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को डिस्क्लोज किया जाएगा? ये ट्रीटमेंट करता है, डील करता है किससे? विद द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को अगर डिस्क्लोज किया जाएगा उनको, उसकी बात जो है आपकी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 107 में की जाती है। तो ये है। उसके बाद आपके पास आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 108, ऑपरेटिंग सेगमेंट। ऑपरेटिंग सेगमेंट का मतलब होता है कि जो भी आपके कार्य आप कर रहे हो, ऑपरेटिंग का कार्य आप कर रहे हो, उसको किस तरह से सेगमेंट किया जाएगा, अलग किया जाएगा, उसको विभाजित किया जाएगा, उसकी बात आपकी 108 में की गई है। इसका पर्पस है रिक्वायर्स द प्रेजेंटेशन ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन टू अलाउ यूजर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये क्या करता है? जो भी आपकी ये रिक्वायर करता है, आपके लिए क्या जारी करता है कि जो आप किस तरह से आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा, ये करवाएगा आपका जो बिजनेस है, आपके बिजनेस के अंदर या कुछ चीज़ों को सेगमेंट कर देगा, विखंडन कर देगा, उनको विभाजित करेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये जानकारी देगा, ठीक है। एसेट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बिजनेस, ताकि आप बिजनेस के डिफरेंट पार्ट की जानकारी आप प्राप्त कर सको। उसके लिए ये क्या करता है? अपने बिजनेस की जो ऑपरेटिंग है, ऑपरेशंस का काम होता है, उसको डिवाइड कर देता है, सेगमेंट करता है, एंड इस तरह से इसको ये करते हैं, रिक्वायर होता है इसके लिए, प्रेजेंटेशन को रिक्वायर करते हैं। तो 108 में ये बात बोली गई है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 109 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात बोली गई है। द स्टेटमेंट्स कवर द क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर की बात पहले बोली गई थी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात यहाँ पर बोली गई है। ये क्या करता है? जो भी आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको कवर करता है, जिसमें क्लासिफिकेशन आता है, मेजरमेंट आती है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये सब बातें आपकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 109 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर आती है। उसके बाद आपके पास आता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि इसमें बोला गया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 के बीच में आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात बोली गई है कि आप क्या करते हो? एक से ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट करते हो, एकत्रित करते हो। प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसको ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है, इस तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है कि किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है वो बनाया जाएगा। इसके बाद आपके पास आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 111, ज्वाइंट एग्रीमेंट्स की बात इसमें बोली गई है। ये डील करता है अकाउंटिंग फॉर ज्वाइंट एग्रीमेंट, जो भी आपके होते हैं एक या दो पार्टी से, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच में जो ज्वाइंट एग्रीमेंट्स होते हैं उसकी बात कौन करता है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 111 करता है, जो ज्वाइंट एग्रीमेंट्स की बात करता है।
उसके बाद आपके पास आता है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज। ये डिस्क्लोजर करता है आपके इंटरेस्ट को अदर एंटिटीज के बीच में। इसका पर्पस रहता है रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर ऑफ एन एंटिटी इंटरेस्ट इन सब्सिडरी ज्वाइंट एग्रीमेंट एसोसिएशन एंड अनकंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर एंटिटीज, कुछ भी है तो उसको डिस्क्लोज करता है, ठीक है। जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस की उसके अकॉर्डिंगली ये इसको देखता है एंड उसको डिस्क्लोज करने का प्रयास करता है। इसके बाद आपके पास आता है फेयर वैल्यू मेजरमेंट 113 के अंदर, कि किस तरह से आप अपने बिजनेस की फेयर वैल्यू जो है उसको मेजर करोगे। ये प्रोवाइड करवाता है गाइडेंस कि किस तरह से एक आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाएगा और किस तरह से फेयर वैल्यू को जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये फेयर वैल्यू को मेजर करता है बिजनेस की। उसके बाद आपके पास आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 114, जिसके बीच में बात की गई है रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट्स। लेकिन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 114 वाज विड्रॉ एज इट वाज नॉट अडॉप्टेड इन इंडिया। लेकिन जो 114 है जो बात करता था रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट्स की, लेकिन इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 114 के अंदर इसको क्या किया गया है, इसको अडॉप्ट ही नहीं किया गया है। ये प्रोवाइड करवाता था गाइडेंस ऑन डेफरल अकाउंटिंग के बारे में, लेकिन इसको जो है अडॉप्ट नहीं किया गया है इंडिया के द्वारा, तो इसको आपको याद में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 114 में क्या चीज़ बोली गई है, और ये भी आ सकता है क्या उसको, ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपका स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है कि क्या जो है इसको अडॉप्ट किया गया है, नहीं अडॉप्ट किया गया है, तो वहाँ पर आप लिखोगे कि नहीं, नो में आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 में रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। अब जो रेवेन्यू आता है कॉन्ट्रैक्ट से, जब कस्टमर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वहाँ से आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उसकी बात आपकी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 में की गई है, जिसका पर्पस है प्रोवाइड करना है अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। जब आप रेवेन्यू जनरेट करते हो और ठीक है, तो ये है रेवेन्यू जनरेट करोगे आप विद द हेल्प ऑफ कस्टमर के साथ जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा वहाँ से। सो ये है आपके 101 से लेकर 115 तक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात। यहाँ से आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कौन सी बात बोली गई है। बेसिकली आपको मेन आपको वही याद रखना है, जो आपकी हेडलाइंस है वही याद रखना है। उसके बाद आपके पास आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 to 41 कवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ अकाउंटिंग इश्यूज। हमने अभी 101 से 115 तक पढ़ा, अब हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से 41 तक पढ़ेंगे, जिसके बीच में आपको ब्रॉड रेंज में बताया जाता है कि अकाउंटिंग इश्यूज क्या है। ब्रॉडली इसमें बताया जाता है, बड़े स्तर के ऊपर बताया जाता है। फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन अकाउंटिंग विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, किस तरह से स्पेशल टाइप ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी प्रेजेंटेशन की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसकी बात की जाएगी आपकी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 to 41 के बीच में, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्टली क्या किया जाएगा, प्रेजेंटेशन की जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरह से प्रेजेंट आप करोगे दूसरों के सामने। जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो आपकी वित्तीय स्टेटमेंट्स होती हैं, उसको आप किस तरह से लोगों के सामने जो है वो उसको प्रेजेंट करोगे। प्रोवाइड करवाता है ये फ्रेमवर्क फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो इस तरह से ये होता है कि ये प्रोवाइड करवाता है फ्रेमवर्क फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ये बात करता है। देखिए इसमें जो ये बहुत सारे की पॉइंट्स लिखे हैं, की पॉइंट्स को पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ से इतना ब्रीफली क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में इन्वेंट्रीज की बात बोली गई है। ये डील करता है इन्वेंट्री से, जो भी ट्रीटमेंट की जाएगी उस सब ट्रीटमेंट की बात इन्वेंट्री में की जाती है, तो यहाँ से इन्वेंट्री का आ जाएगा। उसके बाद आपके पास इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में बात की गई है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 से लेकर 115 तक भी पढ़ा। अब इसको रिप्लेस किया गया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 के बीच में। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको रिप्लेस कर दिया गया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 से। उसके बाद है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसको मर्ज किया गया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के बीच में। यहाँ से आपको यही चीज़ें याद रखनी है, इसको मर्ज किया गया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अंदर। जो इफेक्ट देखता था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंजेस किस तरह से आते हैं, उसके इफेक्ट को ये देखता है, जो आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है। लेकिन अब इसको मर्ज कर दिया गया है 21 के साथ, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है
इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, कि एक सर्टेन पीरियड के लिए आपका नेट प्रॉफिट क्या रहेगा, नेट लॉस क्या रहेगा, फंडामेंटल एरर्स क्या रहेंगे एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या रहेगा। अब इसको मर्ज कर दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 के साथ। इसका पर्पस था प्रोवाइड करवाना है गाइडेंस ऑन अकाउंटिंग ऑफ फॉर एरर एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर कोई एरर आता है, कोई त्रुटि आती है, कोई चेंजेस आते हैं, तो उसकी गाइडेंस से प्रोवाइड आपको करवाता है। ये इसका पर्पस था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का, ठीक है। उसके बाद आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नाउ रिप्लेस बाय इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 से अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है, जो कैश फ्लो के स्टेटमेंट के बारे में बताता था, प्रेजेंट करता था कि किस तरह से डील किया जाएगा आपके जो है कैश फ्लो से। उसके बाद आपके पास आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। 7 के बीच में कैश फ्लो की बात की गई है, ये प्रोवाइड करवाता है गाइडेंस स्टेटमेंट की, किस तरह से कैश फ्लो को प्रिपेयर किया जाएगा, प्रेजेंट उसको किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज किस तरह से बनेंगी, चेंज किस तरह से होगा, अकाउंटिंग एस्टिमेट अगर आपने बनाए होंगे, एरर्स अगर आपके होंगे, प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अगर आपके पास कोई सिलेक्ट हुई है एप्लीकेशन आपकी, ठीक है, उसके बारे में अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर आपकी बनी है, एंड हाउ टू हैंडल चेंजेस इन एस्टिमेट एंड एरर, अगर आपके पास कुछ एस्टिमेट बनाया है, एरर आए हैं, उन एरर को किस तरह से हैंडल करना है, इस सब की बात आपकी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में की गई है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू आगम, जो रेवेन्यू की बात करता है, ये प्रोवाइड करवाता है फ्रेमवर्क फॉर द रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू को किस तरह से मेजर किया जाएगा, किस तरह से इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इसकी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। रेवेन्यू आएगा आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के बीच में। उसके बाद है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, जब आपका रिपोर्टिंग पीरियड समाप्त हो जाता है उसके बाद का जो इवेंट होता है उसके बारे में आपकी बात की गई है। पर्पस क्या है, डील करता है विद द इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट ड्यू डेट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशू। जब आपकी बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करनी थी बैलेंस शीट बनाने के बाद, और जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इशू करना था उससे पहले के इवेंट की ये रिपोर्टिंग आपको जो है प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद आता है 11 के बीच में बात की गई है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की, इसको मर्ज कर दिया गया है 115 के बीच में। ऐसे आपके कॉन्ट्रैक्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी जो बनने हैं, प्रोवाइड गाइडेंस करवाता है, रिकॉग्नाइज करवाता है रेवेन्यू एंड कॉस्ट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आपके कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उससे रिलेटेड रेवेन्यू या कॉस्ट को जो है प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। उसके बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के बीच में आपकी बात की गई है इनकम टैक्सेस की। अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि इनकम टैक्सेस की बात कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी बोली गई है, तो आप वहां पे करोगे टिक 12। पर्पस क्या है, डील करना है विद द अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्सेस, जो भी अकाउंटिंग आपके इनकम टैक्सेस से रिलेटेड होती हैं उससे डील करना है, ये आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के बीच में आता है। उसके बाद आता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के बीच में अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, प्रोवाइड करवाता है गाइडेंस ऑन द अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, जब भी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंटिंग करवाई जाएगी उसकी गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है ये आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, ठीक है। उसके बाद है 14 सेगमेंट रिपोर्टिंग, जो हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, इसको मर्ज किया गया है 108 के साथ। सेगमेंट रिपोर्टिंग की अलग से एक सेगमेंट बना दिया जाएगा, जो भी आपका ऑपरेटिंग होगा, ऑपरेटिंग सेगमेंट हमने पढ़ा था, तो ऑपरेटिंग जो आपका ऑपरेशन होगा उसको सेगमेंट कर दिया जाएगा, उसकी अलग से जानकारी डिफरेंट पार्ट्स की आप जानकारी जो है प्रोवाइड करवा सकते हो, तो ये है। उसके बाद है लीज, जो 15 के अंदर आता है, प्रोवाइड गाइडेंस ऑन अकाउंटिंग फॉर लीज, अगर लीज के ऊपर कुछ आपका चला है तो उसकी गाइडेंस से प्रोवाइड करवाता है किस तरह से लीज का काम करना है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 16 के बीच में बात की गई है प्रॉपर्टी की, प्लांट की एंड इक्विपमेंट की। इक्विपमेंट में आपका इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे, प्लांट में आपका प्लांट आ जाएगा। प्लांट का मतलब पेड़ पौधों से नहीं है, प्लांट का मतलब है आपका एक जहां पर आपका बिजनेस स्टैब्लिश होगा, प्लांट जहां पर आप मशीनरी लगाओगे। प्रॉपर्टी, ठीक है, डील्स करता है रिकॉग्नाइजेशन, मेजरमेंट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल एसेट, जिनको आप छू सकते हो, देख सकते हो, वो होती है टेंजिबल एसेट। सो उन टेंजिबल एसेट को मेजर करता है। डेप्रिसिएशन आपकी टेंजिबल गुड्स के ऊपर, फिक्स गुड्स के ऊपर लगती है, जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप देख ही नहीं सकते हो तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कहाँ से लगेगी, सो उसको ये डील करता है। ये आपका आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के बीच में। उसके बाद आता है 17 लीजेस, जिसको मर्ज कर दिया गया है इसको 116 के साथ। आउटलाइन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर लीज के लिए ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड करवाता है।
इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रेवेन्यू की बात की गई है, रिप्लेस कर दिया गया है इसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 से। प्रोवाइड करवाता है ये रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट गाइडलाइन फॉर रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज से आपको कितना रेवेन्यू हो रहा है उसके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए। उसके बाद 19 के बीच में आता है एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट की बात जो है करी गई है, ये डील करता है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसमें जितनी भी अकाउंटिंग की जाएगी वो एम्प्लॉय से रिलेटेड अकाउंटिंग का काम किया जाएगा, लेखांकन किया जाएगा किसके रिगार्डिंग, एम्प्लॉय के रिगार्डिंग। उसके बाद आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस की बात इसमें की गई है। ये डील्स करता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। अगर सरकार ने कुछ ग्रांट दी है उसके बारे में बताता है, और अगर गवर्नमेंट असिस्टेंट कुछ सहायता कुछ है तो उससे ये डिस्क्लोज करता है। उसके बाद आपके पास आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंजेस रेट। जब भी आपका फॉरेन एक्सचेंजेस रेट्स में इफेक्ट को ये देखता है कि किस तरह से फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंजेस होते हैं, उसके इफेक्ट को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में देखा जाता है। ये डील्स करता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से एंड फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन के साथ ही डील करता है। उसके बाद आता है 22 बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसको रिप्लेस कर दिया गया है 103 के साथ। ये डील्स करता था बिजनेस कॉम्बिनेशन जो भी होते हैं उनकी ट्रीटमेंट को ये देखता था, उसके लिए अकाउंटिंग करता था। बोरोइंग कॉस्ट, जब भी आप कोई उधार में चीज़ें लेते हो, बोरोइंग उसको ही तो बोलते हो, उस कॉस्ट को देखा जाएगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 के अंदर। एड्रेसेस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, ये एड्रेस करता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को बोरोइंग कॉस्ट से, ठीक है। उसके बाद आता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर 24 के अंदर। अगर आपने रिलेटेड थर्ड पार्टी आपकी कोई है, रिलेटेड पार्टी है, उससे आपको डिस्क्लोजर है, रिक्वायरमेंट करता है डिस्क्लोजर की ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस। उसके बाद आपके पास आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स। इसको मर्ज किया गया है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 111 के साथ। जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने 101 से 115 के बीच में पढ़े थे, कुछ आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस तरह से हैं जिनको उनके साथ मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। ये प्रोवाइड करवाता है गाइडेंस अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के अंदर अगर कोई इंटरेस्ट है तो उससे ये आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के बारे में बात की गई है, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग बाय रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान। जब कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान के लिए आप कहाँ पर जाते हो, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान के बारे में आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के बारे में बताया गया है, जिसका पर्पस क्या है, डील करना है अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान के साथ, ठीक है। उसके बाद आता है 27 में सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्लेस्ड बाय इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1110। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आपको बनानी है, कवर करने को सब्सिडी है, जॉइंट वेंचर है, एसोसिएट्स इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द पेरेंट, इसके लिए इसको अलग से सेगमेंट कर दिया गया है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन एंड जॉइंट वेंचर्स, अब इसको मर्ज किया गया है 111 और 110 के साथ। जो एसोसिएटेड जॉइंट वेंचर थे, इन्वेस्टमेंट की बात आप करते हो, एसोसिएटेड एंड जॉइंट वेंचर की बात करते हो, उसको मर्ज किया गया है 111 और 110 के साथ। उसके बाद आता है 29 में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर रेनिफ्लेटरी इकोनॉमिक्स नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। लेकिन इसको इंडिया के अंदर एप्लीकेबल नहीं करवाया गया है, इंडिया के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 जो है आपका हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक्स, मतलब कि जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर हो जाती है, हाइपर बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, उसकी रिपोर्टिंग के बारे में इसमें आपका कुछ बात नहीं की गई है। प्रोवाइड करवाता है आपको गाइडेंस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक्स के बारे में, लेकिन इंडिया के अंदर इसको एप्लीकेबल नहीं किया गया है। उसके बाद आता है 30 के बीच में डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक्स एंड सिमिलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात आपके कहाँ पर की गई है। ये किसके लिए अकाउंटिंग करवाता है, जब बैंक्स एंड सिमिलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ये आपसे अकाउंटिंग की बात करता है। इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर, इसको मर्ज किया गया है 111 के साथ। उसके बाद आता है इंडियन अकाउंटिंग 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन की ये बात करता है। जब ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट किया जाएगा उसकी फ्रेमवर्क ये जो है प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद आपके पास आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 अर्निंग पर शेयर। पर शेयर से जब आपको कोई अर्निंग होती है उसकी बात किसमें की जाती है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 में की जाती है, जिसका पर्पस है डील विद द कैलकुलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर। कि जो भी कैलकुलेशन एंड प्रेजेंटेशन अर्निंग पर शेयर अगर आपको हो रही है, पर शेयर को जितनी भी अर्निंग हो रही है उसकी कैलकुलेशन करनी है,
उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो भी इंटरनली आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। उसके बाद आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 35 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, जो भी आपके ऐसे ऑपरेशन हैं जो डिसकंटिन्यूड हैं उसके बारे में उससे ये डील्स करता है, उसकी ये ऑपरेटिंग करता है, उसकी ये अकाउंटिंग करता है। इम्पावरमेंट ऑफ एसेट्स की बात 36 में भी बोली गई है। उसके बाद है 37 में प्रोविजन कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी एंड कॉन्टीजेंट एसेट की बात की गई है, डील्स करता है अकाउंटिंग फॉर प्रोविजन कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी एंड कॉन्टीजेंट एसेट्स के लिए अकाउंटिंग करता है। इंटेंजिबल एसेट्स की बात 38 में की गई है। इंटेंजिबल एसेट्स आपकी ऐसी होती है अमूर्त, जिसको आप छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, ठीक है, फिजिकली आप इसको टच नहीं कर सकते हो। ये तो उनके लिए गाइडलाइन एंड मेजरमेंट अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट के लिए प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद 39 में बात की गई है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट, रिप्लेस बाय इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 109 के साथ इसको जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है। प्रोवाइड करवाता है गाइडलाइन फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात की गई है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी डील्स होगी, जितनी भी अकाउंटिंग की जाएगी, वो आपकी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 के बीच में की जाती है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 41 एग्रीकल्चर की बात करता है। इसका पर्पस है प्रोवाइड करवाना है गाइडेंस ऑन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, जो भी आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है उससे रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जाती है, इसके रिलेटेड जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो सब आपका एग्रीकल्चर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 41 के बीच में ही किया जाता है, ठीक है। सो ये थे आपके पास इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट हमने देखा 101 से लेकर 115 तक। उसके बाद हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर 41 के बीच में पढ़े। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो आपके मर्ज कर दिए गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो इंडिया में एप्लीकेबल भी नहीं है। अब हम देखेंगे इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS, ये क्या होता है। सो IFRS जो है रेफर करता है सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड के द्वारा जो है वो बनाया गया है, डेवलप किया गया है। IFRS को IASB याद रखने पड़ेंगी आपको फुल फॉर्म्स। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को डेवलप किया गया है। जो ये स्टैंडर्ड्स होते हैं डिज़ाइन किए जाते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ एंड एफिशिएंसी टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। द गोल इज़ टू क्रिएट अ कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज, मतलब कि इनका बेसिकली इनका गोल क्या है, जो भी आउटसाइड कंट्रीज होती हैं या आपके कंट्रीज के बॉर्डर होते हैं उनके साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को ईजी बनाना है। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, एक कॉमन लैंग्वेज को भी इस्टेब्लिश किया है ताकि जो भी आपके कंपनीज होंगी, जो भी आपके बिजनेसेस होंगे वो ईजिली अपने आप में बिजनेस कर पाएँ, ट्रेड कर पाएँ, ईजिली कर पाएँ, ठीक है। एक कॉमन लैंग्वेज को भी इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। इन्वेस्टर इनेबल कर सकते हैं, क्रेडिटर उसको यूज़ कर सकते हैं, स्टेक होल्डर डिसीजन ले सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो बेसिकली आपका IFRS जो है वो बेसिकली क्यों बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है ताकि आपकी जो इंटरनेशनल बॉर्डर के बाहर जो भी आपके बिजनेस होता है, जो भी आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है उसको ईजी बनाया जा सके, इसके लिए ये होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IFRS के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ट्रांसपेरेंसी, टू इनहेंस करना है ट्रांसपेरेंसी को, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइडिंग यूजर विद क्लियरर, तो एंड मोस्ट कंसिस्टेंट एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि ट्रांसपेरेंसी आपको प्रोवाइड करवानी है ताकि किसी के बीच में भी कुछ जो है सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे, पारदर्शी रहे। अकाउंटेबिलिटी होती है जवाबदेही, तो इम्प्रूव करना है अकाउंटेबिलिटी को, जिस भी एंटिटी की कोई भी अकाउंटेबिलिटी बनती है वो उसको बोले, उसको बताए, छुपाए नहीं कुछ भी, तो इस तरह की ये चीज़ों को देखता है, ट्रूथफुलनेस आपकी बनी रहे। एफिशिएंसी होती है दक्षता, तो दक्षता को बनाए रखना है इन्वेस्टर के लिए मोर इजीली हो जाता है कंपेयर करना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इजीली कंपेयर कर सकते हैं अगर आप एफिशिएंट होंगे, दक्ष होंगे, और इजीली डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी, टू प्रमोट कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेटिबिलिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोथ अक्रॉस पीरियड फॉर द सेम कंपनी एंड बिटवीन कंपनीज अक्रॉस डिफरेंट ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। तो यहाँ से आपको कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेटिबिलिटी को बनाए रखना है ताकि आप किसी के कंपैरिजन करो या तो वो आपका कंसिस्टेंट रहे, स्थिर रहे, और वो आपका जो है वो कंपैरेटिवली आप इजीली कर सको। तो IFRS का आपका गोल है, बेनिफिट है, ऑब्जेक्टिव है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना है ताकि फाइनेंशियल मार्केट में आप जो है
अच्छे से अपनी बिजनेस की, अपनी एंटिटी की एक इमेज क्रिएट कर सको। बाय अप्लाइंग ग्लोबली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड्स इन्वेस्टर कैन मोर इजीली इवेलुएट एंड कंपेयर कंपनीज लीडिंग टू बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड आइडियल लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। IFRS के अकॉर्डिंग उनको ये पता चलता है कि कौन सा कंपैरिजन वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से वो देख सकते हैं कौन सी कंपनी ऐसी सही रहेगी जहाँ पर उनको बिजनेस करना चाहिए, जहाँ पर उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है। लोअर से लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कहाँ से उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो इसकी बात जो है यहाँ पर की गई। उसके बाद आपके पास आता है IFRS इशूड बाय IASB, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा जो इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को इशू किया गया है, उसके बारे में बात की गई है कि IASB ने क्या IFRS क्या क्या जो है वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये वही हैं जो आपने 101 से लेकर 115 तक पढ़े, ये वही हैं। फर्स्ट टाइम एडॉप्शन की सबसे पहले फर्स्ट टाइम IFRS को अडॉप्ट किया जाएगा, उसके बारे में बात की गई है। तो इंश्योर किया जाएगा ट्रांजिशन को कि स्मूथली कंसिस्टेंटली आपका बिजनेस चले, इसके बारे में बात की गई है फर्स्ट के बीच में। सेकंड के बीच में बात की गई है शेयर बेस्ड पेमेंट की, जो भी आप इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ ट्रांजैक्शन करते हो वहाँ पे शेयर की जो है शेयर बेस्ड पेमेंट आप इजीली कर सको। बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात बोली गई है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की 4 के बीच में बात बोली गई है। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन 5 के बीच में बात बोली गई है। IFRS 6 के बीच में एक्सप्लोरेशन फॉर द वैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, जो हमने पीछे पढ़ा, यहाँ पे आपको सिर्फ यही याद रखना है कि वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये आपके पास IFRS है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, बस यही याद रखना है। IFRS 7 के बीच में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर की बात है। 8 के बीच में ऑपरेटिंग सेगमेंट की, किस तरह से आप ऑपरेटिंग सेगमेंट कर दो, ऑपरेट को सेगमेंट कर दो, वहां से फिर आप अपनी डील्स को देखो, उनको आप परफॉर्मेंस को इवेलुएट करो, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात बोली गई है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात बोली गई है। ज्वाइंट एग्रीमेंट्स की बात बोली गई है। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज की बात बोली गई है। फेयर वैल्यू मेजरमेंट, जो भी आपकी फेयर वैल्यू है मार्केट के अंदर उसी की ही मेजरमेंट करनी है आपने। रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट, जिसको इंडिया के अंदर जो है वो रेगुलेट नहीं किया गया है। अलाउ द कंटिन्यूस ऑफ डेफरल अकाउंटिंग प्रैक्टिस इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रेगुलेटरी डेफरल की बात। उसके बाद IFRS 15 में रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर से जो आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। लीज की बात 16 में की गई है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है। सेट आउट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन, मेजरमेंट, रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, किस तरह से इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को लिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट को ऐड किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा, मेजर किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा। तो ये सब बातें आपकी IFRS 17 के बीच में की गई हैं। सो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपको मेनली यही याद रखना है, बीच में आपको ब्रीफली कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कौन सी बात की गई है, इसको आपको लिख के याद करना पड़ेगा। लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, वहां पे आप देखिएगा कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कौन सी बात की गई है, और ब्रीफली इसको देखने की जरूरत नहीं है, वहां से इतना ब्रीफली क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपका मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि यहाँ से आए क्वेश्चन, ठीक है। सो जो है बस इतना ही है आज की क्लास में। कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो ठीक है, जिसको अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।